कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन को भयंकर तूफान से लड़ते हुए अपनी फटी हुई धोती को संभालने की कोशिश करते हुए देखते हैं। रेचल जो उसी प्लेन में थी बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका बॉस ब्रैडली बाकी के लोगों के साथ मिलकर यूट्यूब पर उसकी वीडियो देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिचकोले खाने लगा जैसे कि किसी ने उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया हो, और फिर 2 इंजन वाले उस प्लेन का एक इंजन झटके से फेल हो गया। अब जो लोग रेचल की वीडियो देखकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे उन सबकी हंसी एक सेकंड में गायब हो गई। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, इसीलिए वो प्लेन में इधर उधर उड़कर टकराने लगे। अगले ही पल प्लेन का स्ट्रक्चर फेलियर हुआ और हाई प्रेशर एयर बाहर की तरफ निकलने लगी, जो कि अपने साथ 2-4 लोगों को तो फ्री फोकट में ही उड़ा ले गई। मैनेजर जिसका नाम मर्फी था उसने उड़ते उड़ते रेचल का पैर पकड़ लिया। रेचल ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो बोला, मुझे अपनी सीट दे दे, अपनी सीट दे दे मुझे। इसी बीच एक बंदा ना जाने कहां से उड़कर आया और उसने मर्फी के ही पैर पकड़ लिए। अब रेचल सरासर बावली बूच नहीं थी, इसीलिए उसने घिसड़कर आती हुई चमचों में से एक फोर्क उठाया और मर्फी के हाथ में घुसेड़ दिया, जिससे दोनों एक साथ यमराज से मुलाकात करने चले गए। वहीं बॉस ब्रैडली जब सेफ्टी जैकेट पहन रहा था तभी एक बंदा उसके पास मदद के लिए आया, लेकिन बॉस ने उसे अपनी दरिंदगी दिखाते हुए दूर धकेल दिया, जिससे वो उड़कर बाहर निकल लिया। रेचल जो अपनी सीट पर डरी सहमी सी बैठी थी वो देखती है कि अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छाता जा रहा है। ध्यान से देखने पर वो पाती है कि प्लेन समुद्र में गिरने वाला है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि प्लेन पानी से ऐसे एंगल पर टकराया कि उसके 2 टुकड़े होने से बच गए, जिस वजह से रेचल भी बच गई थी। पर पानी बहुत तेजी से अंदर घुस रहा था। उसने जैसे तैसे करके फटाफट अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर की तरफ भागी, पर बाहर ऐसा कुछ नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा हो, सिर्फ चारों तरफ भरे पानी को छोड़कर दूर दूर तक कुछ नहीं था। फिर तभी उसे एक आइलैंड नजर आया, पर उस तक पहुंचने की भी उसमें अब हिम्मत नहीं बची थी। सुबह जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी आइलैंड पर पाती है जो लहरों के साथ बहकर आ गई थी। रेचल को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचने की खुशी मनाए या इस सुनसान आइलैंड पर फंसने का दुख, क्योंकि दिक्कतों का सामना करना तो अभी बाकी था। वो कई घंटे सूखे गले और खाली पेट चलती रहती है इस उम्मीद में कि उसे कोई रहने लायक जगह दिख जाए। तभी उसे वहाँ एक इंसान पड़ा हुआ दिखा। वो ताबड़तोड़ दौड़ी और पलटकर देखा तो पाया कि ये तो उसका घमंडी बेरहम दरिंदगी से भरा हुआ दरिंदा बॉस ब्रैडली है, जो उस प्लेन क्रैश से बच गया और बेहोशी की हालत में बहकर किनारे तक आ गया। देखने में तो वो टकाटक लग रहा था, पर उसकी टांग टूट गई थी। पूरे प्लेन क्रैश में उन दोनों को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। रेचल को खुश होना चाहिए था कि उस सुनसान आइलैंड पर अब उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन वो खुश नहीं थी। उल्टा वो काफी दुखी और परेशान लग रही थी, क्योंकि अगर वो पूरी कंपनी में किसी से छिक के नफरत करती थी तो वो उसका बॉस ब्रैडली ही था। फिर उसके बाद आता था मैनेजर मर्फी, वही जिसने उड़ते उड़ते रेचल का पैर पकड़ लिया था और रेचल ने उसके हाथ में फोर्क घुपा दिया था। यहाँ पर फंसने से पहले रेचल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट की सबसे होनहार खिलाड़न थी। वो अपने काम को 1 कदम नहीं पूरे 10 कदम आगे लेकर चलती थी, लेकिन बेचारी बहुत मासूम थी, इसीलिए मर्फी जैसे लोग अक्सर उसका फायदा उठा लिया करते थे। जैसे कि आज ही देख लो, जिस कंपनी रिपोर्ट को रेचल ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था उसको मर्फी मीटिंग में अपने नाम से सबको दिखाता है, और तो और उसने रेचल का नाम हटाकर ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया जैसे कि उसकी मेहनत की कोई कीमत ही ना हो। रेचल को पूरे ऑफिस में कोई खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आती थी। अट्रैक्टिव तो वो कहीं से चुटकी भर भी नहीं लगती थी। ऊपर से उसे लोगों को बटर अप करना या एंटरटेन करना भी नहीं आता था। लेकिन एक चीज थी जिसमें उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसका काम। वो अपने काम में इतनी जबरदस्त थी कि जल्द ही नेक्स्ट मैनेजर बनने वाली थी, मगर प्रमोशन मिलने से पहले ही पुराना बॉस टैब बोल गया और कंपनी का नया बॉस बना उसका बेटा ब्रैडली, जो दिमाग से कम एटीट्यूड से ज्यादा काम करता था। वो रेचल को रत्ती भर भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने उसका प्रमोशन छीनकर उसकी जुत्ती को सर पर रखने वाले चापलूस तेल लगाने वाले दोस्त मर्फी को दे दिया। अब मर्फी भले ही काम ना करता हो, लेकिन दिखने में वो कम से कम मैनेजर मटेरियल तो लगता ही था। वहीं रेचल काम तो बहुत अच्छा करती थी, उसकी टक्कर का कोई नहीं था, पर देखने में वो बिल्कुल बेढंगी लगती थी। मुंह पर उसके आधे वक्त तो खाना लगा रहता था, दांतों पर उसकी लिपस्टिक लग जाती थी, कपड़े पहनने का तो उसे बिल्कुल भी शऊर नहीं था, जिसके चलते ब्रैडली उसे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो अपने आप को कोसती थी, रोया करती थी, और जब वो प्लेन में अपना काम कर रही थी तब भी ब्रैडली मर्फी और बाकी के लोगों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रहा था। यूट्यूब वीडियो में रेचल सर्वाइवल स्किल्स के बारे में बता रही थी, कभी लकड़ी से लकड़ी रगड़कर आग जलाना, कभी लड़ने की ट्रेनिंग लेना,
तो कभी पेड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसे सर्वाइवल ट्रिक्स वाली बुक्स पढ़ना, अकेले रहना, सर्वाइवल स्टोरी पढ़ना, नेचर के करीब देसी तरीके से रहना बहुत पसंद था, जो सब ऑफिस वालों को इतना फनी लग रहा था जैसे कि वो कोई सासा बैरून की कॉमेडी मूवी देख रहे हो। बेचारी रेचल शर्म और दुख से फूट फूट कर रो रही थी कि तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका एक इंजन फेल हो गया और देखते ही देखते पूरा प्लेन क्रैश हो गया। फिर कहानी वापस पहुंचती है उस सुनसान बीच के किनारे। रेचल को अभी भी ब्रैड की वही बातें याद आ रही थी, उसका मजाक उड़ाना, उसकी मेहनत का क्रेडिट छीन लेना, सबके सामने उसे नीचा दिखाना। एक पल के लिए तो रेचल के मन में आया कि ब्रैड को वहीं पड़ा रहने दे, आखिर उसने उसके साथ कभी अच्छा भी तो नहीं किया था। लेकिन रेचल का दिल उतना भी कठोर नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने दो पत्थरों को आपस में टकराया और उनमें से एक ऐसा नुकीला पत्थर चुना जिसे वो अपने काम में इस्तेमाल कर सके। उससे उसने केले के बड़े बड़े पत्ते काटे, फिर जंगली बेलों से रस्सियां बनाई और सूखी लकड़ियों को पेड़ के सहारे टिकाकर एक झोपड़ी जैसा ढांचा तैयार किया। उसके बाद उसने कटे हुए पत्तों को उस ढांचे पर लगा दिया ताकि चिलचिलाती धूप और बारिश से बचा जा सके। अब उसे काफी देर से बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें नारियल के खाली खोल दबाए और उनके ऊपर पत्ते लगा दिए ताकि बारिश का पानी उन खोलों में इकट्ठा हो सके। रात को जब बारिश हुई तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रेचल ने सोचा था। साथ ही पूरी रात वो ब्रैडली की सेवा उठाती रही। सुबह होने के बाद उसने अपने नारियल देखे जो खचाखच पानी से भरे हुए थे। एक का पानी उसने खुद पिया और दूसरे का उसने ब्रैडली को पिलाया, जिसको अब तक होश आ चुका था। उसे जब पता चला कि कोई नहीं बचा और रेचल ने ही उसकी जान बचाई है तो उसने ना चाहते हुए भी सड़ी सी शकल बनाकर उसे थैंक यू बोल दिया। फिर रेचल ने लकड़ी को लकड़ी से अपनी जाड़ भींचकर तब तक रगड़ा जब तक कि उसे चिंगारी नहीं मिल गई। उसने ब्रैडली को साबित करके दिखाया कि वो कोई आम लड़की नहीं है। जल्द ही फिर उसने समुद्र से एक मछली पकड़ी, उसे आग पर पकाया, आधा खुद खाया और आधा ब्रैडली को भी खिलाया क्योंकि उसे प्रोटीन की जरूरत थी। अब ये साफ था कि इस रईस को आधी पकी बेस्वाद मछली पसंद नहीं आनी थी, पर फिर भी रेचल ने जबरदस्ती मछली को उसके मुंह में ठूस दिया। रेचल इस सुनसान आइलैंड पर फंसकर जरा भी दुखी नहीं थी, उल्टी वो तो खुश थी क्योंकि वो सालों से सर्वाइवल शो देखते आ रही थी, उनकी प्रैक्टिस करती आ रही थी और आज उसे वो सब आजमाने का मौका मिल गया था। साथ में उसका बॉस भी उसके साथ फंसा हुआ था जिसको वो अपनी काबिलियत साबित कर सकती थी। धीरे धीरे एक दो दिन बीते जिसमें टांग टूटने की वजह से ब्रैडली एक ही जगह पड़ा हुआ था। अपने जिस एम्प्लॉय को वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसी के साथ फंसा हुआ था। रेचल हर छोटी से छोटी चीज पाकर भी खुश हो जाती थी, जैसे कि उसे अभी घोंगा मिला तो वो उसे दौड़कर ब्रैडली को दिखाने आई, जो घमंडी उस तरफ देखता तक भी नहीं, जबकि ये उसका आज रात का खाना था। वो यहाँ से किसी भी हाल में निकलना चाहता था, इसीलिए उसने पूछा तूने अब तक किनारे पर लकड़ियों से बड़ा सा हेल्प क्यों नहीं लिखा? सिग्नल देने के लिए तूने अब तक आग को बड़ा क्यों नहीं किया? ये मछलियां पकड़कर पकाने का ड्रामा, पानी इकट्ठा करने का ड्रामा, मुझे जिंदा रखने का ड्रामा बंद कर और जो जरूरी है वो कर। रेचल कहती सुन, मैंने तेरी जान बचाई है, पता है ना, तू उस किनारे पर अब तक मर चुका होता। ये सुनकर ब्रैडली ताव में आ गया, बोला क्या कहा तूने? ये कैसे बोल रही तू मुझसे? अपनी जुबान को लगाम दे, तेरा बॉस हूं मैं, नौकरी बजाती है तू मेरी। ये सुनकर रेचल को समझ में आ गया कि ये ससुरा बहुत टेढ़ी खीर है, मेरे रहमो करम इसे आसानी से समझ में नहीं आएंगे। उन्हें ये अपना हक समझ रहा है और उसके घमंड को धूल चटाने के लिए अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल ली। ब्रैडली इस सब को हल्के में ले रहा था, इसीलिए मजे लेते हुए बोला, अरे यार तू अपना घोंगा भी लेकर जा रही है क्या? नहीं यार, उसे तो छोड़ जा। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसे समझ में आ गया कि इस सुनसान आइलैंड पर टूटी हुई टांग के साथ उसकी क्या औकात है। घमंड उसके माथे से पसीने की तरह टपकता था, इसीलिए वो रेचल का खुद ही वापस आने का इंतजार करता है। पहले एक पहर बीतता है, फिर दो पहर और फिर शाम भी हो गई, लेकिन वो नहीं लौटी, जो अपने साथ अपना पानी भी ले गई थी। जल्द ही रात हो गई और अब ब्रैडली का घमंड धीरे धीरे करके टूटने लगा। तभी मौसम खराब हो गया, जिसमें झाड़ फूस से बनी झोपड़ी तिनके की तरह उड़ गई। अगले दिन साफ मौसम की चिलचिलाती धूप ने ब्रैडली की हालत बुरे तरीके से खराब कर दी। एक तो वो भूखा, पीने के लिए पानी भी नहीं था और सर पर अब छांव भी नहीं थी, जिस वजह से वो टैं बोलने के करीब आ चुका था। उस जूते के यार की अच्छे से अकल ठिकाने लगाने के बाद रेचल वापस आई। उसने उसे पानी पिलाया, जिसे समझ आ चुका था कि इसके बिना इस आइलैंड पर मेरा कोई नहीं है, यही है मेरी करता धरता, मेरी माई बाप। फ्री का राशन चटकारे से चाटते हुए वो रेचल से बोला, एक बार तो तूने मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा था कि तू नहीं आएगी। ये बता तू इस भाले का क्या करेगी? वो बताती है, हमें थोड़ा लंबे टाइम तक चलने वाला खाना चाहिए। मैंने आज जंगली सुअर के पैरों के निशान देखे थे, उसी का शिकार करूंगी मैं इस भाले से। ब्रैडली अच्छे से जानता था कि जंगली सुअर कितने हरामी होते हैं, इसीलिए वो रेचल को उसका शिकार करने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो इस मतलबी इंसान के लिए तो यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन होगा। लेकिन रेचल उस अपाहिज की कहाँ सुनने वाली थी। वो भाले को
आगे करके जंगली सुअर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु यहाँ शिकारी ही शिकार था। सुअर ने पीछे से रेचल को ऐसी टक्कर मारी कि वो दूर जाकर गिरी। सुअर उस पर फिर से जानलेवा हमला करता, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि सामने पेड़ का बहुत बड़ा तना पड़ा हुआ था, इसीलिए उसे घूम कर आना पड़ा और तब तक रेचल को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। हरामी सुअर कुत्ते से जरा भी कम नहीं था। वो वहाँ पड़े रेचल के स्कार्फ से उसकी महक सूंघ ही रहा था कि तभी वो अचानक से जंगली सुअर पर कूद पड़ी। भाला उसके शरीर में अंदर तक घुसा दिया, लेकिन झटके से उसने उस भाले को घुमाकर तोड़ दिया और जैसे ही रन अप लेकर रेचल का गेम बजाने के लिए दोबारा दौड़ा, तभी उसने अपना टूटा हुआ भाला उठाकर उसके सामने कर दिया। सुअर को शहादत मिली और उन्हें खाना। सुअर का सर अलग करके उसने उसे ब्रैडली के सामने फेंक के मारा, इस चीज का प्रदर्शन करने के लिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। जितना तू मुझे आंकता है मैं उससे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की हूँ। रात को दोनों सुअर की एक एक टंगड़ी बढ़िया से पेलते हैं और दबाकर अपनी किस्मत पर हंसते हैं। कुछ दिनों बाद जब रेचल जंगल में सर मारते हुए घूम रही थी कि उन्हें कुछ खाने का मिल जाए, तभी उसे एक साफ मीठे पानी का झरना मिलता है। पहले पानी पीना छोड़ो, वो कपड़े उतारकर फटाफट नहाने के लिए कूद पड़ती है। कुछ ही देर में उसे इंजन के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो किनारे की तरफ दौड़ी इस उम्मीद में कि अब हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन तभी वो रुकी। अपने दिमाग पर लोड दिया कि अगर वो वापस गई तो उसे फिर से वही घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी, जिसमें उसकी मेहनत का क्रेडिट हर बार कोई और खा जाता था, उसका मजाक बनाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी। और उसी के विपरीत यहाँ रहने के फायदे ही फायदे थे। एक तो वो नेचर के करीब थी, खाने पीने की भी उसे कोई कमी नहीं थी, ऊपर से इसका बॉस अब इसके ही रहमो करम पर जी रहा था। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती थी। इसीलिए वो वहीं पेड़ के पीछे छुप गई। वापस आकर उसने ब्रैडली को बोट के बारे में कुछ नहीं बताया। भला वो बेवकूफ थी क्या जो उसे इस बारे में बताएगी। पिछले 2 हफ्तों से वो यहाँ फंसे पड़े थे। मजबूरी में ही ब्रैडली उसका कहा मान रहा था, उसका पालतू कुत्ता बनकर बैठा था, पर असल में तो वो यहाँ से किसी भी हाल में निकलना चाहता था। दोबारा से उस पर अपना रोब जमाना चाहता था। पूछता है यहाँ पर इतनी सारी सूखी बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, बड़े बड़े लट्ठे हैं, हमने अब तक राफ्ट क्यों नहीं बनाई, हम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। रेचल बोली, अबे तू पागल हो गया क्या टूटी टांग वाले चमकीले, देख हमारे पास अच्छा खाना है, पीने के लिए पानी है और अब तो हम दोनों दोस्त भी बनते जा रहे हैं। मैं इस तरह का जोखिम नहीं उठाऊंगी, हमें इंतजार करना चाहिए, कोई ना कोई तो हमें जरूर ढूंढ लेगा। लेकिन ब्रैडली कहाँ सुनने वाला था। उसके सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो गुस्से में रेचल पर चिल्लाया कि तू खुद को बहुत शानी समझ रही है ना, लेकिन तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे बात कर रही है। मैं नेक्स्ट जेन 500 कंपनी का CEO बनने वाला हूँ। अब रेचल के हाथ में लाठी बेशक से दिखाई ना दे रही हो, पर भैंस उसी की थी। बोली, हाँ वही कंपनी ना जो तेरे बाप ने खड़ी की थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ब्रैडली कहता है, सुन एक बात कहूँ, तेरा हो गया, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। जिस पर वो जोर जोर से हंसने लगती है कि ये निकालेगा मुझे इस जंगल में नौकरी से, और पूछती है, ये तो बता दे तू टूटी टांग वाली छमिया जा कहाँ रही है। पूछता है, तुझे क्या लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपना खुद का कैंप बनाने जा रहा हूँ। उसको बनाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ घास फूस ही तो चाहिए। पहले उसने एक मजबूत पेड़ ढूंढा, फिर उसने 2 आड़ी टेढ़ी लकड़ियां उठाकर उन्हें एक दूसरे पर टिका दिया। बांधने के लिए उसने एक बहुत ही कमजोर बेल को चुना, जिस वजह से उसका ढांचा जो हल्का सा तैयार हुआ था वो भी टूट गया। आगे उसने सोचा कि क्यों ना आग लगाकर ही एक उपलब्धि हासिल कर ली जाए, पर उसे लकड़ी रगड़ना भी अच्छे से नहीं आता था और उन्हें चुनना भी नहीं आता था कि किस में आग लग सकती है और किस लकड़ी में कभी आग नहीं लगेगी। अगले ही पल अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें आग तो लगने से रही। इसीलिए उसने पानी इकट्ठा करने की सोची और जब तक गड्ढा खोदकर उसमें नारियल को रखा तब तक बारिश हवा हो गई। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को संकेत ही दे दूं कि मैं इस टापू पर फंसा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ भी उसने गड़बड़ कर दी, हेल्प की जगह हैपन लिख दिया। तभी उसे एक पत्थर पर कॉकरोच का चचेरा भाई दिखाई दिया, तो सोचा कि क्यों ना भूख ही शांत कर ली जाए और सीधा उठाकर उसे अपने दांतों तले कुचल दिया, ये दिखाने के लिए कि देख मैंने खाना खा लिया। पर उसका स्वाद इतना भयंकर था कि ब्रैडली का सांस ही रुक गया, इसीलिए उसे वो कीड़ा थूकना पड़ा। जीभ इतनी भयंकर वाली काली हो गई थी जैसे कि उसने कोयला खा लिया हो। 2 दिन भूख से प्यास से तड़पने के बाद वो रेचल के होटल में खाना खाने की भीख मांगने लौट आया। रेचल के पास अलग अलग तरीके के खाने थे, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। इतने में उसकी नजर चाकू पर पड़ी तो पूछा, तुझे ये कहाँ मिला। वो बोली, कहीं नहीं, बस लहरों में बहकर आ गया और मेरे हाथ लग गया। तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और हाथ जोड़कर भीख मांगी, घुटनों पर बैठकर माफी मांगी कि मुझे कुछ खाने का दे दे देवी। ये सुनकर रेचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे जिंदगी के वो मजे मिल रहे थे जो उसे इस टापू के अलावा कहीं नसीब नहीं होते। ब्रैडली कोई मामूली सांप नहीं था, वो मजबूरी के टाइम किसी को भी अपना बाप बना सकता था, इसीलिए वो अंदर ही अंदर खदक रहा था। रेचल से अपने अपमान का बदला लेने
देने वाली खुशनसीब घड़ी का इंतजार कर रहा था। 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब ब्रैडली की हालत चलने योग्य हो गई, तब रेचल उसे आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर घुमाने ले गई। रास्ते बहुत अटपटे और संकरे थे, जोखिम से भरे थे, पर वहाँ से जो नजारा दिखता था वो आत्मा को सुकून देने वाला था। रेचल बोली, ये बेरी तुझे कभी नहीं खानी, ये हरी, पीली और सफेद रंग की हो सकती है। और उसे डराने के लिए एक बेरी को अपने हाथ पर रगड़कर उसका रिएक्शन दिखाया। कहा कि अब उधर देख, वो जो एक्स बना हुआ है ना, वहाँ तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि वहाँ ऐसी बेरियों ने आतंक मचा रखा है। जहरीले पौधे भर भर के थोक के भाव लगे हैं। अगर वहाँ जाने से तुझे एक खरोच भी आई तो 1 हफ्ते से पहले तेरी गाड़ी रिपेयर नहीं होने वाली। ये भी हो सकता है कि तेरे प्राण तेरे शरीर को त्याग जाएं। वापस आते वक्त ब्रैडली अपने जूते को ठीक करने का बहाना लगाकर वो उस बेरी के पौधे के पास बैठा ताकि कुछ बेरी तोड़ ले, लेकिन तभी रेचल जो पहाड़ी के किनारे पर खड़ी थी, वो किनारा टूट गया। उसने बड़ी मुश्किल से वहाँ लटकी हुई बेल को पकड़ा। ब्रैडली भी उसको बचाने के लिए तुरंत लपका, क्योंकि अगर वो गई तो उसका जीना यहाँ दुश्वार हो जाएगा। खैर, उसने रेचल को बचा लिया और इसी वजह से वो अब ब्रैडली पर आंख मीचकर भरोसा करने लग गई। कुछ दिनों बाद समुद्र में बहुत तेज तूफान आया, जिसमें पेड़ गिरने से उनकी झोपड़पट्टी टूट गई। इस तूफान में बाहर खुले में रहना मौत को दावत देने से कम नहीं था, इसीलिए वो दोनों छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। और तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। भीगे होने के कारण, ठंडी हवाओं के कारण उन्हें भयंकर ठंड लग रही थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के शरीर की गर्मी लेने के लिए चिपक पड़े, जिस नजदीकी के चलते रेचल को अब ब्रैडली से ट्रू लव होने लगा था। कुछ टाइम में ब्रैडली को अब ज्यादातर चीजों की समझ हो गई थी कि उसे कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं, किससे क्या दिक्कत हो सकती है, किससे नहीं। अपना हुनर दिखाने और रेचल का शुक्रिया अदा करने के लिए ब्रैडली बोला, आज रात का खाना बेबी मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगा। रेचल उस सांप पर अंधा विश्वास करने लगी थी, इसीलिए उसने यहीं धोखा खा लिया। खाना देखने में तो अच्छा था, टेस्टी था, पर उतना ही जहरीला था, जिसको खाते ही वो वहीं लंबी लौट गई। ब्रैडली जंगल की तरफ गया और वहाँ से अपनी लकड़ी की बनाई हुई राफ्ट को घसीट कर लेकर आया, जिसको वो काफी टाइम से चुपचाप बना रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि रेचल उसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहती। खैर, उसको इतनी भयंकर वाली बेवकूफी करने से वो रोकना चाहती थी, पर उसके बस की ही नहीं था। अब जैसी ब्रैडली की छोटी सी ईगो थी, जो कुछ भी कहते ही तुरंत हर्ट हो जाती थी, वैसी ही उसकी ये घटिया सी लकड़ी की बनाई हुई राफ्ट थी, जो थोड़ी सी दूर जाते ही हल्की सी लहर से तिनका तिनका बिखर गई। फिर एक इतनी बड़ी लहर आई कि उसने ब्रैडली को अपने अंदर घसीट लिया। बड़ी मुश्किल से वो लहर के साथ किनारे तक पहुंचा, जिसको होश में आते ही रेचल ने घसीट कर पानी से निकाला। अब उसने जहरीला खाना खाया था, इसीलिए सीपीआर देते वक्त उसे जो भी उल्टी आ रही थी, वो सारी की सारी वो ब्रैडली के मुंह में कर रही थी। अगले दिन वो अपनी बेवकूफी भरी हरकत के लिए शर्मिंदा था, ऊपर से उस बच्चे की तरह डरा हुआ था जो गलती करने पर सोच सोच कर रोता है कि मम्मी मारेगी, मम्मी बहुत मारेगी, खाल उतार कर धूप में सुखा देगी, मम्मी मारेगी, मम्मी। परंतु रेचल वैसा कुछ नहीं करती, वो तो उससे भी भयंकर करती है। खाने के लिए पहले उस बकरे को कुछ खाने का देती है, जिसको खाने से पहले तो उसकी जीभ लपलपाट करने लगी, फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया, पर वो देख सकता था और सुन सकता था। बोली, ये जो तूने अभी खाया है ना, ये ब्लू रिंग ऑक्टोपस है, जिसको खाने से पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। रेचल ने पहले तो ब्रैडली को आराम से टेक लगाकर बैठाया, फिर अपना चाकू तसल्ली से मस्त वाला गरम किया। इसके फौरन बाद उसने उसकी पैंट उतारकर दूर फेंक के मारी और इशारे में समझाया कि वो खतने के साथ साथ क्या क्या काटना चाहती है। ब्रैडली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर बकसने की भीख मांगना चाहता था, पर उसमें हिलने तक की भी ताकत नहीं थी। रेचल ने चाकू चलाया और खून की पिचकारी सीधा ब्रैडली के मुंह पर लगी, जिससे वो भयंकर तरीके से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, रोने लगा, पर वो करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। रेचल ने उसे नपुंसक बना दिया था, जिससे उसे बहुत जोर की हंसी आ रही थी। अगले ही पल उसने ब्रैडली को वो चीज दिखाई जो उसने काटी थी। वो एक मरा हुआ चूहा था। बोली, अगली बार वहाँ चूहा नहीं होगा, मेरी दया को मेरी कमजोरी मत समझ। अगले दिन से ब्रैडली रेचल का पालतू कुत्ता बन गया था, क्योंकि उसके पास जंगल में रहने की समझ और एक खतरनाक चाकू था। कुछ दिन बाद जब रेचल फल फ्रूट इकट्ठे करने गई हुई थी, तभी उसे फिर से मोटर बोट की आवाज सुनाई दी। वो छुपने की कोशिश करती उससे पहले ही उसे पहचान लिया गया, और उसे पहचानने वाला और कोई नहीं, ब्रैडली की खूबसूरत फियोंसे जूरी थी। बचाव दल हार मान चुका था, पर उसने अब तक हार नहीं मानी थी। खैर, रेचल उसे देखकर खुश होने की नौटंकी करती है कि अरे वाह, हमें बचा लिया गया, और बता देती है कि ब्रैडली भी जिंदा है। खैर, रेचल को इस आइलैंड से प्यार हो गया था, जहाँ उसका बॉस उसका नौकर था। वो इस जिंदगी को छोड़कर उस दुखियारी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, और उन दोनों के जिंदा होने की बात भी बस जूरी और उसके साथ आए बोट चालक को ही पता थी। इसीलिए वो उनको झूठ बोलकर कि ये शॉर्टकट वाला रास्ता है,
है पहाड़ पर ले जाती है, उसी जगह जहाँ रेचल खुद पहाड़ी से गिरकर मरती मरती बची थी। सेम जूरी भी वहीं फंस जाती है, जिसको बचाने के लिए जैसे ही बोट चालक आगे आया उसने दोनों को ऊपर से गिराकर शमशान घाट पहुंचा दिया। वहां से लौटने के बाद रेचल अफसोस में डूबी जा रही थी कि वो पहले कैसी थी और अब क्या बन गई है। ब्रैडली उसके पास आया और जंगल में शिकार पर चलने के लिए कहा। रेचल ने खराब तबीयत का बहाना लगाकर कह दिया कि तू अकेला चला जा, जो अपने साथ उसका चाकू और एक भाला लेकर गया था। कुछ देर बेवकूफों की तरह भटकने के बाद उसे एक जंगली सूअर दिखा, जो पैर से लकड़ी टूटने की आवाज सुनकर डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जहां वो सूअर खड़ा था वहां ब्रैडली को एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखा, जो हाथ और किसी का नहीं जूरी का था, जिस हाथ में जब वो अपनी पहनाई हुई हीरे की अंगूठी देखता है तो समझ जाता है कि ये क्या कांड हुआ है। उसका वो नपुंसक ज्वालामुखी जिसकी आग बुझ चुकी थी वो अब फिर से दहकने लगा था। वो दौड़कर तेजी से अपनी झोपड़पट्टी की तरफ जाता है और बड़ी ही तसल्ली से शांति से रेचल से पूछता है, ये बता ये क्या है। अंगूठी देखते ही वो समझ गई, बोली मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बस एक हादसा था। लेकिन ब्रैडली को उस पर भरोसा नहीं था। रेचल जानती थी कि हमला होने वाला है, इसीलिए वो अपना चाकू निकालने के लिए अपनी कमर पर हाथ मारती है, पर वो तो ब्रैडली के पास था। गेम पलटता देख रेचल मुंह उठाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी और ब्रैडली भी उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ गया। वो एक बड़े भारी पेड़ के पीछे छुप गई, जिसकी ब्रैडली को जब लोकेशन पता चली तब वो उस तरफ गया और पाया कि यहाँ तो सिर्फ उसके जूते हैं और एक जूते में फीता नहीं है। वो कुछ समझ पाता, इतने में रेचल ने उस पर हमला कर दिया। बहुत जोर से उसका गला घोटने लगी, जिससे ब्रैडली का सांस लेना दुश्वार हो गया। उसने पूरी ताकत से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, परंतु रेचल पक्की वाली थी, उसने फीते से अपनी पकड़ नहीं फिसलने दी। इस भयंकर खून की प्यासी लड़ाई में ब्रैडली के हाथ से वो चाकू छूट गया। वो बेहोश होता उससे पहले ही उसने रेचल को उसके बालों से पकड़ा और दूर फेंक के मारा। फौरन बाद वो लपक कर उस पर कूद पड़ा और मुट्ठी भर कीचड़ में उसका सांस घोटकर उसे मारने की कोशिश की। इतने में रेचल के हाथ वो गिरा हुआ चाकू लग गया, जिसको उसने ब्रैडली के शरीर में घुसा दिया। पकड़ ढीली होते ही रेचल ने फटाफट अपनी आंखों से कीचड़ हटाया और देखा तो पाया कि ब्रैडली वहां से भागकर उस एक्स की तरफ जा रहा है, जहां उसको जाने से मना किया गया था। ये देखकर रेचल ने उसका पीछा करना फायदेमंद नहीं समझा। यहाँ ब्रैडली काफी देर से दौड़ता दौड़ता दूसरे किनारे तक आ गया था। रास्ते में ना तो उसे कोई जहरीला पौधा मिला था और ना ही कोई जहरीली बेरी, परंतु पेड़ के पीछे जब उसने पलटकर देखा तो पाया कि यार यहाँ तो किसी रईस इंसान का शानदार विला बना हुआ है, मतलब कि ये किसी का प्राइवेट आइलैंड था। ब्रैडली को लगा कि अब वो बच जाएगा, जिस उम्मीद में वो विला की तरफ दौड़ा। दबाकर दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई नहीं आया। घोचू ने आंख खोली तो पाया कि दरवाजा तो पहले से ही खुला पड़ा था, बस धक्का ही तो देना था। उसने फटाफट लाइट ऑन की और तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी, जिसमें से उसने पानी लिया और दबा कर पिया। तभी रेचल की आवाज पूरे विला में लगे स्पीकर से आने लगी, जो सुनते ही वो समझ गया कि पहाड़ी पर ले जाकर उसे जहरीली बेरीज का ज्ञान क्यों पेला गया था, उसे एक्स की तरफ जाने से क्यों मना किया गया था। अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ काम का ढूंढने लगा तो रेचल बोली, मैंने वहाँ से सारे चाकू हटा दिए हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। ये बता तू किस तरह का सीईओ बनेगा, जब तूने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि चाकू तैरकर भला किनारे तक कैसे आ सकता है। ना भाई ना, डुबा देगा रे भाई, तू कंपनी को डुबा देगा। और खुल्लम खुल्ला सच्चाई बताई कि जब उसे साफ मीठे पानी का झरना मिला था तब उसे एक मोटर बोट की आवाज सुनाई दी थी, जिसको पुकार लगाने की बजाय रेचल ने उसका पीछा किया था। वो बोट हर महीने यहाँ खाने की सप्लाई लेकर आती थी इस रईसों के विला के लिए। केयर टेकर जब वहाँ से जाने लगा तब उसने छुपकर दरवाजे का पासवर्ड देख लिया। अब इस तरह के इतने बड़े विला के मालिक गरीब तो होते नहीं जो फ्री होंगे, इसीलिए वो कभी कभार ही इक्की दुक्की बार ही यहाँ आते थे। बाकी के समय में तो रेचल ही इस विला की मालकिन थी। वो जो मन करता था वो खाती थी और सब कुछ साफ करके ही वहाँ से जाती थी, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। कई महीनों से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ना खाने की टेंशन थी ना काम की टेंशन थी, साथ में एक बढ़िया नौकर मिला हुआ था। पर जूरी ने गड़बड़ कर दी, जिसे वो खत्म तो नहीं करना चाहती थी पर करना पड़ा। रेचल की ऐसी दिल दहला देने वाली सच्चाई सुनकर ब्रैडली को कपकपाहट होने लगी। अब वो काफी देर से पूरे विला में इधर उधर भटक रहा था कि किसी तरह से उसे कंट्रोल रूम मिल जाए, पर नहीं मिलता। तभी रेचल खुद एक शॉटगन लेकर उसके सामने आ गई। अब बंदूक के सामने आज तक किसी पहलवान की चली है जो आज चलेगी, इसीलिए वो घुटनों पर पड़कर अपने जीवन की भीख मांगने लगा। बोला कि मैं तेरा नौकरपना कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर इसी आइलैंड पर रहूंगा, जो तू बोलेगी मैं वही करूंगा, बस मुझे बख्श दे। मैं जानता हूँ मैं बहुत हरामी किस्म का इंसान हूँ, पर माँ कसम अब मैं बदल चुका हूँ। मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। याद कर उन पुराने दिनों को जब हम आइलैंड पर कितने खुश होकर साथ में चीजें बांट कर खाते थे। तूने मुझे ब्लू रिंग ऑक्टोपस खिलाया, क्या मस्त दिन थे यार वो। जिसकी इन बातों में रेचल को कालस दोगलापन नजर आया तो उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखी और पाया कि पीछे रखे बुल वाले आर्टिफैक्ट का एक सींग गायब है, जिससे उसने रेचल पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक दूर गिरा दी। रेचल ने दौड़कर गोल्फ स्टिक उठाई और ब्रैडली ने उसकी शॉटगन, जिसका उसने एक भी सेकंड बिना गवाए तुरंत घोड़ा खींचा, पर वो गन खाली थी, क्योंकि
रेचल को पता था कि ऐसा हो सकता है। उसने गोल्फ स्टिक ब्रैडली पर बहुत ही बेरहमी से लगातार बहुत बार बरसाई और आखिरी बार करने से पहले एक बार रुकी और फिर सीधा हेडशॉट ले लिया। सब कुछ अच्छे से चकाचक साफ करके ब्रैडली और उसकी मंगेतर का वहां से नामो निशान मिटा के रेचल ने सबके सामने खुद को उस प्लेन हादसे की इकलौती बची हुई इंसान बताया। उसने बताया कि कैसे वो जंगल में पूरे 1 साल तक अकेले सरवाइव करती रही, जब तक कि वो लोगों को समुद्र के बीच में एक लकड़ी की राफ्ट पर नहीं मिली। उसने उस हादसे पर सैंड हेल्प नाम की एक किताब भी लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसका काफी नाम हो गया था। वो बताती है कि मैं अब सेल्फ हेल्प नाम की एक और किताब लिख रही हूँ ताकि लोग ये जान सके कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, इसीलिए खुद ही खुद का सहारा बनना सीखो। और अपनी मर्सिडीज लेकर मस्त रहीसी वाले जीवन के मजे लेते हुए चली जाती है। धन्यवाद।